नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जो टॉपिक कक्षा 10, 11, 12 सबके सिलेबस में सम्मिलित है, उसी को अपन अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि हमने जो पाचन तंत्र के जो आहार नाल, जो इसका सबसे प्रमुख भाग है, अंग है, उसके कुछ भाग जिसके अंदर मुख और मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रशिका, इनका अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके आगे इसका जो आहार नाल का प्रमुख अंग आता है, जिसका नाम है आमाशय। आहार नाल का ये जो प्रमुख क्षेत्र है आमाशय, या इसको अंग्रेजी में स्टोमच कहते हैं, ये जो आमाशय है ये हमारी उदर गुहा में बाईं ओर स्थित अंग होता है। ये हमारी उदर गुहा में कुछ बाईं ओर है, वो स्थित होता है। इससे पहले जो अंग आता है जिसका नाम है ग्रशिका। ग्रशिका है ये डायफ्राम, या जिसको कहते हैं तनुपट को भेद कर उदर गुहा में आमाशय में खुलती है। कि हमारी उदर गुहा में स्थित एक अंग होता है, और ये जो डायफ्राम या तनुपट है, जो पेशियों से मिलकर के बनी हुई संरचना होती है, उसको भेद करके उदर गुहा में आमाशय में खुलती है। कि उदर गुहा में आमाशय के अंदर खुलती है। जो आमाशय है ये आहार नाल का एक सबसे बड़ा पेशीय थैलेनुमा अंग होता है। आहार नाल में सबसे बड़ा एक पेशीय थैलेनुमा पेशीय है, वो अंग होता है। इसका जो आकार है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का होता है। इसका जो आकार है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे के आकार का है, वो होता है। आमाशय के 3 भाग हैं। पहला भाग आता है जठरागम भाग, या इसको कहते हैं कार्डियक भाग, या पार्ट कहा जाता है। दूसरा इसका आता है फंडस क्षेत्र, और तीसरा है जठर निर्गमी भाग, या इसको कहते हैं पाइलोरिक पार्टिया भाग। जो आमाशय है इसके अंदर 3 भाग होते हैं। जठरागम भाग, या इसको कार्डियक भाग भी कहते हैं, फंडस क्षेत्र, और तीसरा आता है
जठर निर्गमी क्षेत्र या पाइलोरिक भाग है वो कहते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला भाग है जिसका नाम है जठरागम भाग या इसको कार्डियक क्षेत्र या पार्ट कहते हैं। एक इस प्रकार से आमाशय की जो संरचना है वो ड्रॉ कर रहे हैं। ये भाग है, ये ग्रसिका है और ये ग्रसिका जहां पर आकर के इसके अंदर खुल रही है, जिस भाग में, इस भाग को, यानी जहां पर आकर के ये आमाशय में खुलती है, इस भाग को जठरागम या कार्डियक भाग कहते हैं। और ये जो भाग होता है ये आमाशय का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग होता है। ये जो कार्डियक भाग है, ये जठरागम भाग है, ये आमाशय का सबसे छोटा पार्ट होता है। और जो ग्रास नली या ग्रसिका एवं जो कार्डियक भाग है, इनके मध्य का जो मार्ग है उस मार्ग को कार्डिया कहते हैं। यानी यहां पर जो मार्ग होता है, इस मार्ग को कार्डिया कहा जाता है। इस भाग में जहां ग्रसिका व कार्डियक भाग एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, वहाँ एक विशेष प्रकार का कपाट या अवरोधनी या संकोचन पाया जाता है। वहाँ एक अवरोधनी या संकोचन या कपाट होता है, जिसे कार्डियक कपाट कहते हैं। और ये जो कपाट है, ये जो कपाट होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये भोजन को जो ग्रसिका है उससे आमाशय में तो आने देते हैं, लेकिन आमाशय से उसको पुनः ग्रसिका में नहीं आने देते। यानी एक दिशीय, एक तरफ खुलने वाले कपाट होते हैं कि ये भोजन को ग्रसिका से आमाशय में तो आने देते हैं, इसके विपरीत आमाशय से ग्रसिका में जाने का विरोध करते हैं। यानी ये जो कपाट है, इससे भोजन है, एक दिशा कपाट है कि ग्रसिका से भोजन आमाशय में तो आ सकता है, लेकिन आमाशय से पुनः ग्रसिका में नहीं जा सकता है। इसके बाद में इसका जो दूसरा भाग आता है, जिसको कहते हैं फंडस क्षेत्र। ये जो भाग होता है, इसके ऊपर का भाग, ये क्या कहलाता है? फंडस।
और ये भाग कहलाता है काय। इन दोनों को सम्मिलित रूप से भी फंडस क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग लगभग 80%, यानी आमाशय का लगभग 80% भाग होता है ये फंडस क्षेत्र ही होता है, फंडस भाग ही होता है। और इसी भाग में पाचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी इसी भाग के अंदर पाचन की क्रिया होती है और पाचन के पाचन के लिए आवश्यक जो पाचक एंजाइम या रस का स्त्राव भी इसी भाग से होता है। कि ये आमाशय का क्या है, सबसे जो फंडस क्षेत्र है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है और इसी भाग के अंदर पाचन की क्रिया है वो संपन्न होती है और पाचन की क्रिया को करने वाले विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम होते हैं वो भी इसी भाग के द्वारा स्रावित है वो किए जाते हैं। एवं ये आमाशय का जो मध्य भाग है उसको निर्माण करने का कार्य है वो करती है। इसके बाद में इसका जो तीसरा भाग आता है जिसका नाम है जठर निर्गमी भाग, इसे पाइलोरिक पार्ट या क्षेत्र भी कहते हैं। ये आमाशय का पश्य भाग होता है जो छोटी आंत के ग्रहणी भाग से जुड़ा होता है। कि ये पाइलोरिक क्षेत्र है जो आमाशय का पश्य यानी जो पीछे का भाग है इसको कहते हैं जठर निर्गम भाग। और ये जो जठर निर्गमी भाग है यहाँ से ये छोटी आंत प्रारंभ होती है और ये छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है जिसका नाम है ग्रहणी। तो ये जो जठर निर्गमी भाग होता है इसका जो पश्य शिरा होता है वो ग्रहणी की सहायता से जुड़ा रहता है। यानी इसका जो पश्य शिरा होता है वो किसके द्वारा, ग्रहणी के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके अंदर जो पाइलोरिक भाग व ग्रहणी के मध्य एक छिद्र होता है। भाई इनके बीच में यहां पर एक छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना। इस छिद्र को पाइलोरस कहते हैं। पाइलोरस के नाम से एक छिद्र होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं। यानी इनके बीच के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसको पाइलोरस कहा जाता है। और इस भाग के द्वारा जो जठर निर्गमी भाग है यहाँ से भोजन है वो किस में जाता है, ग्रहणी में जाता है। तो इस ग्रहणी में जाने के लिए इस भाग में भी क्या पाई जाती है, अवरोधनी या कपाट या संकोचनी पाई जाती है। कि पाइलोरिक भाग से ग्रहणी में जाने वाले भोजन का नियंत्रण व नियमन
इस क्षेत्र में उपस्थित जठर निर्गमी अवरोधनी या पाइलोरिक कपाट द्वारा होता है कि यहाँ पर जो भोजन आमाशय के इस जठर निर्गमी भाग से छोटी आंत के ग्रहणी भाग में जाता है तो उसका नियंत्रण और नियमन करने का कार्य है यहाँ पर उपस्थित जठर अवरोधनी या पाइलोरिक कपाट के द्वारा किया जाता है, जो भोजन को ग्रहणी में तो जाने देते हैं लेकिन विपरीत अर्थात पुनः आमाशय में नहीं आने देते हैं। तो इस प्रकार से जो आमाशय है इसके 3 पार्ट होते हैं, जिसका हमने एक एक करके विवरण किया है। जिसका पहला भाग है इसका जो कार्डियक या जठरागम भाग होता है, दूसरा इसका फंडस या काय भाग होता है, और तीसरा है वो जठर निर्गमी भाग होता है। और इस जठर निर्गमी जो भाग है, इस जठर निर्गमी भाग का आमाशय का लगभग 20% जो भाग है वो जठर निर्गमी भाग है वो होता है। जठरागम भाग है वो मात्र केवल एक कपाट के द्वारा, और जहाँ पर ग्रशिका और जो आमाशय है जिस भाग पर खुलते हैं आपस में मिलते हैं, केवल वही भाग है वो इसका कार्डियक क्षेत्र है या कार्डियक भाग है वो कहलाता है। अब इस आमाशय की जो भित्ति की संरचना है वो किस प्रकार की होती है कि जिस प्रकार से हमने ग्रशिका के जो भित्तीय संरचना का अध्ययन किया है, ठीक उसी प्रकार से आमाशय की भी भित्तीय संरचना है वो पाई जाती है। यानी इसकी औठकी है वो किस प्रकार से होती है कि जो आमाशय की भित्ति का निर्माण भी 4 स्तरों से होता है। यानी जिस प्रकार से ग्रशिका में हमने जो ग्रशिका की भित्ति के स्तर का अध्ययन किया था, तो उसके जो स्तर है वो 4 प्रकार के स्तरों से मिलकर के बनी हुई थी। इसी प्रकार से जो आमाशय है इसकी भित्ति का भी निर्माण है वो 4 प्रकार के स्तरों से होता है, जिसके अंदर सबसे पहला होता है बाहरी सीरोसा क्षेत्र, दूसरा होता है बाह्य पेशी स्तर, तीसरा इसके अंदर आता है अधः सलेस्मिका या सब म्यूकोसा भी कहते हैं इसको, और चौथा आता है सलेस्मिका या इसको म्यूकोसा भी कहते हैं। इन 4 प्रकार के स्तरों से मिलकर के है वो आमाशय की भित्ति स्तर है उसका निर्माण होता है। जो सबसे बाहरी सीरोसा क्षेत्र होता है ये एक प्रकार से संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी संरचना होती है एवं इस स्तर का जो निर्माण है वो स्तंभीय प्रकार की उपकला कोशिकाओं या पेरिटोनियम जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा इसका निर्माण है वो होता है। ये एक प्रकार का प्रत्यास्थ प्रकृति का है वो स्तर है वो पाया जाता है। दूसरा इसके अंदर स्तर आता है बाह्य पेशी स्तर। जो बाह्य पेशी स्तर है इस बाह्य पेशी स्तर में भी
जिस प्रकार से ग्रसिका में 3 प्रकार के पेशियों के स्तर पाए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार का बाह्य पेशी स्तर है वो आमाशय में भी पाया जाता है, जिसके अंदर एक आती है अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। 3 प्रकार के पेशी स्तर होते हैं। अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है, दूसरा इसके अंदर आता है वर्तुल पेशी स्तर, और तीसरा होता है तिर्यक पेशी स्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के पेशी स्तर से मिलकर के, जिसके अंदर जो अनुदैर्ध्य पेशी स्तर होता है वो रेखित प्रकृति का होता है, ये अरेखित होता है, ये रेखित और अरेखित दोनों प्रकृति के स्तर की बनी हुई होती है। इसके बाद में इसके ठीक नीचे का जो तीसरा स्तर है जिसका नाम है अधः श्लेष्मिका या सब म्यूकोसा। ये जो अधः श्लेष्मिका या सब म्यूकोसा जो क्षेत्र है, इस भाग में तंत्रिका कोशिकाओं का कोलेजन तंतु हो सकते हैं, रुधिर व लसिका वाहिनियां हो सकती है, सलेस्मा ग्रंथियां हो सकती है। ये सब इस सब म्यूकोसा क्षेत्र के अंदर है वो पाई जाती है। और जो अंतिम आता है सलेस्मिका स्तर, ये इसका सबसे भीतरी एवं चौथा स्तर होता है। और इस स्तर का जो निर्माण है, यानी इस स्तर की जो या इसकी जो परत होती है, आमाशय की सबसे भीतरी परत है, वो इसके द्वारा मिलकर के बनी हुई होती है, जो किसके द्वारा? स्तंभीय उपकला, जो स्तंभीय उपकला कोशिकाएं होती है उनके द्वारा मिलकर के स्तंभीय उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। और इस भाग के अंदर क्या पाए जाते हैं? वलन है, वलन पाए जाते हैं, वलित भाग होता है एवं कुछ मोटा स्तर होता है। वलन युक्त मोटा स्तर है वो इसके द्वारा मिलकर के बना हुआ होता है। इसके अंदर जो सलेस्मिका भाग है, इस सलेस्मिका भाग के अंदर जो सलेस्मिका क्षेत्र है, इस सलेस्मिका क्षेत्र के अंदर कि सलेस्मिका स्तर में सलेस्मा को स्त्रावित करने वाली कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो सलेस्मा का स्त्राव करती है। और ये जो सलेस्मा है ये क्या करती है? आमाशय के स्व पाचन से सुरक्षा करने का कार्य करती है। कि आमाशय के स्व पाचन से सुरक्षा करने का कार्य है वो इसके द्वारा है, वो किया जाता है। ये आमाशय का जो स्व पाचन है उससे बचाने का कार्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। क्यों करती है स्व पाचन से बचाने का कार्य? क्योंकि इस आमाशय के अंदर जो जठर रस है, जो कि एक अम्लीय प्रकृति का स्राव होता है और उसकी पीएच होती है वो 1 से 2 के बीच में होती है, जो क्या करती है? इस आमाशय को भी पचा सकती है।
तो उससे आमाशय को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो, तो उससे बचाने के लिए इसमें श्लेष्मा कोशिकाओं के द्वारा या जो म्यूकस होती है उनके द्वारा आमाशय के स्वपाचन को रोकती है। और इस श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको श्लेष्मा या म्यूकस सेल या कोशिका काएं कहते हैं, जो क्या करती है, आमाशय के स्वपाचन से सुरक्षा करने का कार्य करती है। इस आमाशय के अंदर हमने अभी देखा है कि इसके अंदर जो सबसे जो चौथा स्तर है श्लेष्मी का स्तर होता है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वलन। और इन वलन के अंदर क्या होती है, लंबी नलिकाकार ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या होती है, दो प्रकार की होती है। कि इसमें लंबी नलिकाकार दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक आती है जठर ग्रंथि और दूसरी आती है जठर निर्गमी ग्रंथि। इसमें जो वलन पाए जाते हैं उसमें लंबी नलिकाकार जो ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है। दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक होती है जठर ग्रंथि और एक होती है जठर निर्गमी ग्रंथि। इन दोनों प्रकार की जो ग्रंथियां होती है, इसमें तीन प्रकार की सेल यानी कोशिकाएं, तीन प्रकार की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है, जिसमें से एक तो आती है जो श्लेष्मा कोशिका होती है, और इस श्लेष्मा जो कोशिका है वो किस में पाई जाती है, जठर निर्गमी ग्रंथि में पाई जाती है, जिसके द्वारा श्लेष्मा का स्त्राव होता है। यानी जठर निर्गमी जो ग्रंथि है उसमें श्लेष्मा या म्यूकस सेल है, श्लेष्मा कोशिका पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्त्राव करने का कार्य है वो करती है। इसके अलावा जो जठर ग्रंथि है, इस जठर ग्रंथि के द्वारा जो इसके अंदर एक विशेष प्रकार की दो प्रकार की कोशिकाएं, इनके द्वारा जो मुख्य रूप से स्त्राव होता है वो अम्लीय है। जठर रस का स्त्राव है वो इनके द्वारा किया जाता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली होती है जिसका नाम है मुख्य कोशिकाएं, जिनको चीफ सेल या जाइमोजन कोशिकाएं, किनमें मुख्य कोशिकाएं या जाइमोजन चीफ सेल या जाइमोजन कोशिकाएं हैं, या इनको एक अन्य नाम से भी जानते हैं पेप्टिक या पेप्टिक जो सेल्स है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाता है कि जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एक एंजाइम है उसको निष्क्रिय अवस्था में यानी पेप्सिनोजन एवं प्रोरेनिन का स्त्राव है, वो इसी प्रकार की जो प्रोटीन पाचक करने वाले जो निष्क्रिय प्रकृति के एंजाइम हैं पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, इनका स्त्राव है वो मुख्य रूप से जाइमोजन जो कोशिकाएं होती है, इन जाइमोजन कोशिकाओं के द्वारा, यह मुख्य जो कोशिकाएं होती है इन कोशिकाओं के द्वारा इसका स्त्राव है वो किया जाता है। सॉरी। दूसरा इसके अंदर आती है अम्लजन।
अम्लजन कोशिकाएं, या इनको दूसरा नाम है ऑक्सेंटिक कोशिकाएं कह सकते हैं इनको इस नाम से, या पेराइटल कोशिकाएं या सेल्स। इनके द्वारा मुख्य रूप से जो अम्ल के रूप में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसका, और साथ ही साथ एक नेज कारक, जो नेज कारक होते हैं वो विटामिन B12 जो होते हैं उनके अवशोषण के लिए आवश्यक होते हैं। जो नेज कारक होते हैं ये क्या होते हैं? विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होते हैं। इनको स्त्रवित करने का जो अम्लजन कोशिका है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नेज कारक है, इनको स्त्रवित करेंगे, जिनके द्वारा जो नेज कारक होते हैं विटामिन B12 के अवशोषण करने में सहायता करते हैं। और जो HCl होता है ये क्या करता है? जो जाइमोजन कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं जो होती है उनके द्वारा, या पेप्टिक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा प्रोटीन पाचक करने वाले जो एंजाइम होते हैं निष्क्रिय प्रकृति के पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन होता है उनको सक्रिय बनाने में, यानी जो पेप्सिनोजन है एवं जो प्रोरेनिन है इनको HCl के द्वारा, ये दोनों क्या है? निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। इनको HCl के द्वारा किसके अंदर? जो पेप्सिनोजन है उसको सक्रिय पेप्सिन में, और जो प्रोरेनिन होता है उसको रेनिन में, ये दोनों ही क्या होंगे? सक्रिय प्रकृति के होंगे, यानी प्रोटीन का पाचन करने का कार्य है वो प्रारंभ कर देंगे। तो इस HCl के द्वारा इनको सक्रिय प्रकृति के रूप में बदलने का कार्य है वो किया जाता है। और जो HCl होता है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कोई एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी ये पाचन की क्रिया में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार से जो आमाशय है उसके विभिन्न प्रकार की जो किस प्रकार की इसकी विशेषता होती है, इसके आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, वो किस प्रकार के पदार्थों का स्त्रवण करती है, इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया है। अब इसके आगे आएगा छोटी आंत, कि छोटी आंत है उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें किस प्रकार से वो क्रिया है वो करते हैं। इनका अध्ययन अपन इसके आगे वाली कक्षा में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।